ठीक है, b इक्वल टू बोला गया है, b का मतलब क्या है a n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर, और साथ ही साथ a n प्लस 1 इज इक्वल टू 2a n ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और a1 का वैल्यू दिया गया है 3। सबसे पहला चीज b का मतलब क्या है, b का मतलब an है, मैंने बताया था कि जो पहले लिख दिया जाता है वही हमारा सेट का वैल्यू होता है, और n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि b का जो वैल्यू होगा, b का वैल्यू एक्चुअली भी क्या होगा, a1 a2 a3 a4 a5, इस तरीके से सारा का सारा वैल्यू आएगा। समझ में आया, ये किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से। यहां तक क्लियर है, क्योंकि n जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। क्लियर है सबको? यस सर। a1 का वैल्यू दिया गया है 3, a1 का वैल्यू दिया गया है 3। अगर n का वैल्यू हम लोग 1 ले लें, ठीक है, n का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें दिया गया है a n प्लस 1 इज इक्वल टू 2a n। n का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो a1 प्लस 1 कितना हो गया, a2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2a1। a1 का वैल्यू कितना है 3, तो a2 का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। a2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। a1 का वैल्यू हमारे पास कितना था, 3 था। अगला देखते हैं, अगर हम लोग a3 लेंगे तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a2 होगा कि नहीं, तो a3 का वैल्यू कितना हो गया, 12, तो a3 का वैल्यू आ गया हमारे पास 12। अब अगर a4 हम लोग लिखेंगे, a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a3, a3 का वैल्यू कितना है 12, तो ये हो जाएगा 24, तो a4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। आया समझ में? यस सर। तो अगर ऐसे करके हमारा वैल्यू निकलने लगा तो बी वाला सेट तो आराम से डिफाइन हो गया। तो बी वाला सेट हमारा कितना हो गया, बी वाला सेट हमारा हो गया 3, 6, 12, 24, ऐसे जितना नेचुरल नंबर है सबके लिए आते जाएगा। क्लियर है? रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। चलिए आगे, मेरे ख्याल से ये वाला बन जाना चाहिए अब सी वाला, जब मैंने बी वाला बता दिया। यस सर। बी वाला सी वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला शीट का क्वेश्चन था। किसी को और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछेगा, आप लोग पूछ सकते हैं, मनीष, मान्या, सान्या, सब लोग पूछ सकते हैं जिसको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। पहला शीट में और कोई डाउट नहीं? नो सर। चलिए नेक्स्ट वाले शीट पे आते हैं। 1 सेकेंड, इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसमें पूछिए। इसमें ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था, ये वाला हम लोग अभी लिमिट नहीं पढ़े हैं, तो ये वाला क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना है अभी। जब लिमिट पढ़ लेंगे तब ये वाला क्वेश्चन पे दिमाग लगेगा। आगे बताइए, इस पे, इस सीट पे कौन सा क्वेश्चन डाउट है, क्या है? इस पे सारा क्लियर है? सर पूछिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर, ओके। 11 नंबर, दे मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिंबल दिस। ये ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये सारे के सारे ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसमें हमें सबसेट या डज नॉट सबसेट का हमें सिंबल पुट करना है, ठीक है। बोला गया है सबसे पहले x, पहला सेट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला चीज जो है, इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? और x इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके बढ़ता जाते रहेगा। क्या इसमें ये सिंबल आएगा या नहीं आएगा? क्या ये जो सेट है, क्या ये सेट इसका सबसेट होगा? क्या इसमें जो एलिमेंट है, क्या वो सारा का सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? यस सर। तो क्या इसमें कौन सा सिंबल रहेगा, ये वाला सिंबल रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन और x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ये तो नहीं हो सकता, ट्राइंगल और रेक्टेंगल कभी सबसेट हो सकता है एक दूसरे का? एक बोल रहा है पूरा टोटली अलग चीज, दूसरा बोल रहा है टोटली अलग चीज, ठीक है। x is isosceles triangle in a plane, x is an equilateral triangle in a plane। क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है, बताइए सोच के। ठीक है, अब एक चीज बताइए, मैंने बताया कि सारा इक्विलेटरल
सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस होता है? सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस होता है? ठीक है, अगर मैं इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल दूं, ठीक है, इसको मैं बोलूं आइसोसेलेस, ठीक है, क्या सारा का सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? टू साइड्स आर क्या किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है? क्या? यस सर। तो यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूं आइसोसेलेस, क्या सारा का सारा आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। बट सारा का सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होता है? आइसोसेलेस ही होता है। यानी कि कौन किसका सबसेट हुआ? इक्विलेटरल आइसोसेलेस का सबसेट हुआ कि आइसोसेलेस इक्विलेटरल का सबसेट हुआ? डायग्राम को देख के बताइए। इक्विलेटरल आइसोसेलेस का सबसेट। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है दैट इज द सबसेट ऑफ आइसोसेलेस, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या बोला गया है? ऑल आइसोसेलेस आर इक्विलेटरल, यानी कि ये तो गलत बोल दिया गया, तो इसमें सबसेट वाला सिंबल नहीं लगेगा, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है। क्या इसमें सबसेट वाला सिंबल आएगा फोर्थ वाले पे? सबसेट मतलब क्या होता है? नाम सुनने में क्या लग रहा है? वो एक सेट है। सबसेट का मतलब वो एक सेट है। क्या ये सेट है? कैसे देख के लग रहा है? सेट को ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, सेट को तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये एलिमेंट हो गया, इसमें बिलोंग्स टू सिंबल आएगा, ठीक है। इसमें सबसेट वाला सिंबल नहीं आएगा, इसमें बिलोंग्स टू सिंबल आएगा। दूसरा वाला बताइए क्या सही है? यानी कि ये अगर सबसेट है तो इसके अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए। क्या इसके अंदर ये एलिमेंट दिख रहा है? इस तरीके का कोई एलिमेंट दिख रहा है इसके अंदर? नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसे दिया जाता तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर ये एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। बट ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है क्योंकि इसके लिए ये वाला इसके अंदर एलिमेंट होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चला गया जिसके कारण से नेटवर्क चला गया। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर ऐसे लिखा जाता तो हम चेक करते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है कि नहीं है, तो हाँ, इसके अंदर वो एलिमेंट ए है, यानी कि ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और बताइए, और किस क्वेश्चन में डाउट है? ये तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, ये मतलब ये शीट हो गया। किसी को डाउट है इस शीट में? मान्या, मनीष? नो। चलिए, इसमें कौन सा डाउट है बताइए? 15 में आंसर आ चुका है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, इसलिए किस में? 14 में? 14 में कि 15 में? अच्छा 15 में। 15 में, ओके। 15 वाला देखते हैं। लेट a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस।
फाइंड ऑल द सेट्स x satisfying the following pair of conditions. x is a subset of b. ठीक है, x is a subset of b मतलब b का कितना सबसेट हो सकता है? ठीक है, तो b जो होगा, b क्या क्या हो सकता है? b जो है एक तो 5 हो सकता है, b जो है ये हो सकता है, b जो है ये हो सकता है, ये तो सारा चीज मैंने करवाया हुआ है। b जो है ये हो सकता है, फिर b का मतलब 1,2 भी हो सकता है, b का मतलब 1,3 भी हो सकता है, b का मतलब 2,3 भी हो सकता है, b का मतलब 1,2,3। तो b इतना सारा चीजें हो सकता है। तो ये सारा अगर b लिखना है तो ये सारा का सारा b हो जाएगा। ठीक है, और बोला गया है कि x does not belongs to b, does not equal to b, तो यानी कि ये वाला हमें नहीं लिखना है। ठीक है, और x is not a subset of c, ये भी बोला गया, x जो है c का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो c का सबसेट कौन कौन सा हो गया? c का सबसेट ये 2 हो गया, c का सबसेट बस 2 हो गया, हाँ बस यही। ठीक है, और 5? हाँ 5 भी हो जाएगा, 5 को भी हटा देंगे जो c का सबसेट होगा। ठीक है, क्लियर है? यस अब बताइए आगे दूसरा, अगला कौन सा डाउट है? सर 14 का ए जो है ना वो भी बता दीजिए। 14 का ए में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट। देखिए एलिमेंट्स कौन कौन सा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया, और उसके बाद इसके कॉमा के बाद कौन सा एलिमेंट है वो देखिए, ये गलत तरीके से लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे एक और ब्रैकेट होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, ये गलत लिखा गया, एक ब्रैकेट छूट गया यहाँ पे। इन लोगों का 3 एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 5 तो एक बार आ चुका है, तो ये ब्रैकेट सही दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आ जाएगा, यानी कि 3 एलिमेंट हो जाएगा। अगला बताइए। तो नीचे क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला का, ये यस सर 20 नंबर। 20 नंबर, तो 19 भी बता दीजिए। 19 भी, ओके तो 20 ओके। 19 क्या बोला गया है? 19 बोला गया प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ। डबल एफ का मतलब क्या होता है? डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो जाता है सिर्फ और सिर्फ यदि ये हुआ तभी ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, और ये है भी, ये सही भी चीज है। ठीक है, सबसे पहला चीज आप ये सोचिए कि कोई भी दो सेट इक्वल होता है तो उसका सारा का सारा एलिमेंट सेम होगा। ठीक है, कोई भी दो सेट अगर इक्वल होता है तो उसका सारा का सारा एलिमेंट सेम होगा। तो यानी कि इसका जो ये एलिमेंट है वो उसके ये एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, इसका जो ये डबल वाला एलिमेंट है ये डबल वाले के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये a इज इक्वल टू ये c के बराबर हो जाएगा, और ये a कॉमा b ये हो जाएगा c कॉमा d के बराबर। ठीक है, आएगा नहीं समझ में? तो यानी कि इससे पहले वाले से तो ये पता ही चल जाएगा कि a इक्वल टू सी हो रहा है, और दूसरे वाले से क्या पता चल जाएगा? a इक्वल टू सी हो गया तो क्या बचा? तो b इक्वल टू डी होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेट अगर इक्वल हो तो उसमें सारा का सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना? क्लियर हुआ? यस। चलिए दूसरे वाले पे आते हैं, और ये होगा तभी हम इसको इक्वल बोल सकते हैं ना, अदरवाइज नहीं बोल सकते, तो इसलिए इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन दिया गया। प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ऑब्वियसली बात है, इसमें प्रूव करने वाली कोई बात ही नहीं है। कितना भी अगर सबसेट होगा फाइनाइट एलिमेंट वाला तो उसका सबसेट तो फाइनाइट ही निकलेगा, क्योंकि जब सेट ही फाइनाइट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट भी फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट थोड़ी हो सकता है। इनफाइनाइट सेट का ना इनफाइनाइट होगा। ठीक है, प्रूफ दैट द पावर ऑफ सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अब ये वाला प्रूफ हो गया, मतलब सेकंड वाला सेम चीज है, इसमें कुछ प्रूफ करना नहीं है, इसमें बस लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो प्रूफ करने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें स्टेटमेंट के वाइज प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया कि लेट ए इज अ सेट व्हिच कंटेन फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ए एक सेट है जो क्या कंटेन करता है? फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। we know that subset if a is a set is a finite set, then the number of possible subset is also finite. ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉसिबल सेट ऑल्सो फाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि इफ set A contains n number of elements, ठीक है, इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ये बढ़िया तरीके से होगा। अगर सेट A जो है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है, ठीक है,
That means what? Number of elements in A is equal to n. Then number of possible subset of A is equal to कितना होगा? 2 to the power n. होता है कि नहीं? अब ये चीज बताइए, अगर n फाइनाइट है तो क्या 2 to the power n इनफाइनाइट होगा? बताइए, अगर n का वैल्यू कोई भी फाइनाइट हो गया 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो क्या 2 to the power n इनफाइनाइट होगा कि 2 to the power n भी फाइनाइट होगा? 2 to the power n का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा. दैट मींस व्हाट? 2 to the power n is also finite. From this we can conclude that the number of all the possible subset of a given finite set is finite. ठीक है, हम लोग वो चीज कंक्लूड कर सकते हैं आगे जाके. ठीक है, तो यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत सा तरीका होगा प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो आप ये तरीका यूज कीजिएगा. दूसरा, प्रूफ दैट द पावर ऑफ सेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज. अब ये क्या चीज है? यही तो पावर ऑफ सेट है. जितना भी पावर ऑफ सेट मींस व्हाट? सबसे पहले हम पावर ऑफ सेट डिफाइन करेंगे कि we know that power of set is a set which contain or sorry पहले से लिखाएंगे कि power of set of a set A is the set of all the possible subset of A. So if A has finite number of elements, then obviously the power of set A will also contain finite number of elements. ठीक है, और इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? यही चीज, because if set A contain n number of elements, then power of set A will contain 2 to the power n number of elements. So when n is finite, 2 to the power n will be also finite. ठीक है, बन जाएगा क्या? Yes, sir. या लिख के देना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट? बन जाएगा ना, या पूरा लिख के देना पड़ेगा स्टेटमेंट? लिख के दूं? नो सर, बन जाएगा. ओके, किसी का कोई डाउट? मान्या, मनीष? नो सर. चलिए, बहुत बढ़िया. मनीष बड़ा चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब? हाँ, गला खराब हो गया, सर्दी खांसी हो गया, इसलिए नहीं बोल रहा. ओके, चलिए कोई बात नहीं, रिकवर कीजिए फटाफट. ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, सब लोग क्वेश्चन पे कंजूसी नहीं कीजिएगा. ठीक है, चलिए सेट थ्योरी DPP2, दूसरा DPP में आते हैं. दूसरा DPP में बताइए सर. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें बोला है शो डैट, तो इसमें ये पूछा था कि इसको प्रूव करेंगे या फिर कोई एग्जांपल देकर शो करेंगे? शो डेट में प्रूफ करना पड़ेगा कि बोला गया है कि अगर, हाँ एग्जाम्पल से भी प्रूफ कर सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से. शो दैट इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, देन इट डज नॉट नेसेसरी दैट B इक्वल टू C. हाँ, सही चीज है. दोनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए ना. एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगा. चलिए आगे बताइए, और कौन से क्वेश्चन में डाउट? ये एक्चुअली ये वाले में कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, ये एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट है. जो कॉमा दिया गया है ऊपर, ये कॉम्प्लीमेंट है. शायद इन लोगों से टाइप नहीं हुआ होगा या फॉन्ट का गड़बड़ी हो गया होगा. ठीक है, ये कॉमा नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है. तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई नया चीज आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा गया. चलिए और बताइए. क्वेश्चन नंबर 4 का 4. 4 का 4, 4 का 4 ये. ठीक है, देखिए यही सारे चीज जो हम लोग थ्योरम के रूप में पढ़ रहे थे ना, वो एक्चुअली में क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है बहुत सारा. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं? या तो हम इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा ले लिया चलिए कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस C. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C. ये हो जाएगा. उसके बाद क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B. ठीक है, एंड क्या प्रूफ करना था? हाँ, एंड
x belongs to b and x does not belongs to c, सॉरी x belongs to a and x does not belongs to c, ऐसा आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, इसमें दिख नहीं रहा, इसमें गड़बड़ी हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं जगह बना के। ठीक है, क्वेश्चन को क्या है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी, a इंटरसेक्शन b माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c माइनस a इंटरसेक्शन c, ठीक है, b माइनस सी। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग। a इंटरसेक्शन b माइनस सी, दोनों तरीके से करके देखेंगे, देखेंगे किस में सॉल्व हो पाता है। अगर उसमें किया जाए x वाले के फॉर्म में, तो इसमें आ जाएगा x बिलोंग्स टू a अगर ऐसे भी कर दें तो चलिए ऐसे करके देखते हैं, एक बार वैसे करके देखते हैं, उसके बाद ऐसे करेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया। सबसे पहले लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी, तो इसका मतलब आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b माइनस सी, ठीक है। इसका मतलब, हाँ बोलिए। बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल से क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, मतलब एज ए प्रूफ नहीं होगा। एग्जाम्पल मतलब क्या है, एग्जाम्पल जब हम लोग लेते हैं तब उसका मतलब हो जाता है कि एक पर्टिकुलर चीजें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसे प्रूफ करने के बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल लिख दें तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। हो सकता है मान लेते हैं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएंगे तो हो सकता है हमको 2 मार्क्स मिले, ठीक है। बट अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दें, साथ में एग्जाम्पल भी लिख दें, तो हो सकता है हमें 5। एग्जाम्पल मतलब क्या, किसी चीज को समझने के बाद उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकल चीजें दिखाते हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअली में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या बहुत सारा हो सकता है। तो अगर बहुत सारी चीजों को अगर एक करके दिखाना है, जनरल फॉर्म में दिखाना है, तो पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो इधर देखिए, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसमें एंड है, ये क्या आ जाएगा, एंड ले लेंगे, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, ऐसा आ जाएगा। ऐसे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रहा है। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b आ गया एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। और x बिलोंग्स टू b, यही चीज है, सेम चीज है। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू a डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो a इंटरसेक्शन b इसमें हमने निकाल लिया।
डज नॉट बिलोंग्स टू सी हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, चलिए इसको समझना पड़ेगा हमें, इसमें हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, चीजों को, तब हमें जाके चीजें आंसर निकलेगा। इसको अगर ऐसे, एक सेकंड रखे, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, इसको हम लोग वैसे कर देते हैं, वैसे करने से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, छोटा से बड़ा जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बड़ा से छोटा जाने में आसानी होता है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ नहीं करके राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि बड़े से छोटे में जाना आसानी होता है, छोटे से बड़ा करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम उल्टा चले जाते हैं, हम राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। मैंने बताया था कि a माइनस बी करना हो तो इसको इंटरसेक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यस सर। कैसे लिखते हैं? ये सर नहीं, इंटरसेक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इधर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ याद है? सी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी 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 सॉरी, सी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ याद है? यस। याद है कि नहीं है डी मॉर्गन्स लॉ? ठीक है, ऐसा आ गया हमारे पास। अब ये आ गया, अब इसको क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे हम लोग, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, इसको एक पूरा का पूरा सेट मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, यहां पे हमारे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ, ये मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि अगर ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो इसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। याद है ये सारा चीजें आप लोगों को? कम्यूटेटिव लॉ मैंने बताया हुआ था। ठीक है, मैंने बताया था 2 से 3 लॉ ही याद करना है। अब बताइए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाई इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, फाई के साथ किसी को भी इंटरसेक्शन लूंगा, क्या आएगा? फाई, तो ये आएगा फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस सी। ठीक है, फाई के साथ किसी को भी यूनियन लूंगा तो क्या निकल के आएगा? ए इंटरसेक्शन, आप लोग का वीडियो बंद होता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, क्योंकि फाई के साथ यूनियन लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये समझ में आया किस तरीके से हुआ, या एक बार फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बता दीजिए। सर समझ में आ गया। आ गया? मान्या, मनीष, आप लोग को समझ में आ गया ये कैसे हुआ, या फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? तो बता दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया।
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन क्या, फिर से एक बार सॉल्व भी कर देते हैं ना पूरा का पूरा, ताकि सारी चीजें फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने बस बोला था कि हमें 2-3 लॉ बस याद रखना है, उससे ज्यादा लॉ हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, 2-3 लॉ ही हमें याद रखना है, उसी से हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने कोशिश किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व करने में, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट चीजें क्या होता है, कभी भी अगर क्वेश्चन दिया जाए तो बड़े चीजों को छोटा बनाने में आसानी होता है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, बट छोटे चीजों को बड़ा बनाने में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो इस तरीके की चीजें बनता है। तो हमने इसलिए क्या किया, राइट हैंड साइड चूज कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए कोई भी अगर दो सेट दिया हुआ है ए माइनस बी, तो उसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी दो सेट दिया हुआ है, एक का नाम है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे का नाम है ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये पहला सेट हो गया, माइनस का मतलब क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और दूसरे वाले का क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट। दैट मींस ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। यहां तक समझ में आया? मैं पूछते जाऊंगा बीच बीच में, यहां तक समझ में आया? बताइए। Yes, sir. हाँ, तो बीच बीच में पूछते जाऊंगा, बताते जाइएगा, ताकि मेरे को पता चले कि कहां आपको समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद अगला चीज हमने क्या किया, इंटरसेक्शन वाले पे हमने डी मॉर्गन लगा दिया। ठीक है, डी मॉर्गन लो हमने यहाँ पे लगा दिया इंटरसेक्शन, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आ जाता है हमारा डी मॉर्गन लो। ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ, सिंस ये होता है। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर कहीं पे है तो उसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, 2-3 लॉ हमें याद करना है, मैंने बताया था। तो उस लॉ के हिसाब से इसको हम लोग पूरा का पूरा एक सेट मान लेते हैं, और इन दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा कैसा हो जाएगा, मैं थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा एक सेट हो गया, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes. अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को यूज करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में बताया गया था कि ए यूनियन बी अगर कहीं पे लिखा जाता है तो उसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ का यहाँ पे यूज करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ इसमें यूज कर देंगे। एसोसिएटिव लॉ कैसा था कि ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा लिख देते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो हो गया फाई, फाई इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, उसके बाद फाई के साथ किसी को भी इंटरसेक्शन लूंगा तो फाई ही आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ठीक है, तो फाई के साथ किसी को भी यूनियन लूंगा तो वही सेट निकल के आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ये निकल गया। आया समझ में? तो ये किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया हमारा। जरूरी नहीं है हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करें, हम राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, इसमें और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए आप लोग। So question number 6, question number 9, question number 10. 10 बस इतना ही कि और भी है? सर और क्वेश्चन नंबर 14 का 2. ठीक है, और आप लोग का मान्या, मनीष, यही डाउट है कि इसके अलावा भी और है?
बताइए ताकि एक साथ हम लोग सॉल्व कर। 15 का 7 15 का 7। ओके, सारा चीजें आराम से सॉल्व कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं इसको। A union B is equal to C and A intersection B is equal to 5, then prove। बोलिए कौन सा? सर सबसे लास्ट वाला। 16। यस सर, 16 का 3। ओके, ठीक है। देखिएगा 6 वाला बोला क्या है कि A यूनियन B का मतलब क्या है? C। A इंटरसेक्शन B का मतलब कितना है? 5। तो प्रूफ कीजिए A इज इक्वल टू C माइनस B। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? A इक्वल टू C माइनस B प्रूफ करना है। तो A इक्वल टू C माइनस B प्रूफ करना थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि छोटे से बड़ा जाना पड़ेगा। बड़ा मतलब ज्यादा क्वांटिटी दिख रहा है, तो C माइनस B इज इक्वल टू A निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये सॉल्व भी हो गया पूरा का पूरा। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा? C माइनस B। C माइनस B मतलब C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। C का मतलब हमारे पास कितना है? C का मतलब है A यूनियन B। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें फिर क्या लगा सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यानी कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन 5। ठीक है, ठीक है यहां तक? यस सर। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन 5 का मतलब क्या है? A इंटरसेक्शन B। 5 का मतलब क्या दिया है? A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पीछे आऊंगा तो इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो कितना निकल के आएगा? A निकल के आएगा। आया समझ में? यस हाँ, यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन नंबर 9। ये B कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, ये B कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, A minus B is a subset of B. Prove that A minus B is a subset of B complement. A minus B is a subset of B. A and B is equal to अगर 5 है तो A equal to 5 and B equal to 5. A minus B, ये गलत लिखा हुआ और सही तो लिखा हुआ है। A minus B is a subset of B complement, उसमें कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले बताइए B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? B कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा अगर X बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसका मतलब X डज नॉट बिलोंग्स टू B, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, करेक्ट है? यस अब उसके बाद कहां चला गया? A माइनस B। ठीक है, A माइनस B। अगर X बिलोंग्स टू A माइनस B बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, X बिलोंग्स टू B, X डज नॉट बिलोंग्स टू B का मतलब क्या हो जाएगा? X डज नॉट बिलोंग्स टू B का मतलब हो जाएगा कि B का एलिमेंट को हटा के सारा का सारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ऐसा लिख दूंगा कि X बिलोंग्स टू U माइनस B, एक्चुअली में ये चीज हो गया, हुआ कि नहीं? अब A भी सबसेट ऑफ U है और B भी सबसेट ऑफ U है, क्योंकि ये तो होना ही है। ठीक है, अब A भी सबसेट ऑफ U है, B भी सबसेट ऑफ U है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, A भी सबसेट ऑफ U है, B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। ठीक है,
अगर हमारा ए भी सबसेट ऑफ यू है, बी भी सबसेट ऑफ यू है, तो यू यूनिवर्सल सेट है। तो यानी कि उसमें से अगर मैं बी वाला पार्ट हटा दूं, यू में से मान लेते हैं मेरा 2 सेट है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको ए ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये हो जाएगा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी बोलने का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी बोलने का मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। ए माइनस बी बोलने का मतलब हो गया हमारे पास ए का पूरा, लेकिन उसमें क्या बी वाला पार्ट नहीं है। अब खुद बताइए, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, क्या ये पहले वाले का सबसेट होगा, देख के बताइए। इसमें पूरा का पूरा आ रहा है, ये जो है इसके अंदर, ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है, ये इसके अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसके अंदर ही लाई कर रहा है कि नहीं। ये जो ब्लैक वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वही हमारा ए है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो है इस पूरे का क्या हो गया, सबसेट हो गया। जितना हम लोग लिख रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है ये ए माइनस बी, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x is belongs to u minus b, यानी कि x does not belongs to b, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, अगर x belongs to a minus b होता है और x does not belongs to b, या फिर x belongs to b कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, उसका मतलब a minus b is a subset of b कॉम्प्लीमेंट। बस ये कैसे आ गया, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। और आप भी अगर वेन डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो आपका चीजें बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या बोला गया है, 10 नंबर बोला गया है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स इफ फॉर सम सेट x a intersection x is equal to b intersection x is equal to 5 and a union x is equal to b union x, then prove that a is equal to b। मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज आप लोगों से प्रूफ हो जाना चाहिए। a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5 निकल के आ रहा है। किसी का इंटरसेक्शन भी सेम आ रहा है, किसी का यूनियन भी सेम आ रहा है, मतलब वो दोनों वैल्यू सेम ही होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a यूनियन b इज इक्वल टू c यूनियन b, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू c इंटरसेक्शन b, ऑब्वियसली a और c को सेम होना पड़ेगा। अगर कोई एक कंडीशन दे दिया जाए तो हम नहीं निकाल सकते, बट अगर दोनों कंडीशन दे दिया जाए तो ऑब्वियसली दोनों सेम चीज होना पड़ेगा फिर। यस सर, स्टेटमेंट ये जैसे कैसे लिखेगा, स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू लिख दीजिए, ठीक है। x belongs to what? हाँ वही बता रहा हूं मैं, कहाँ गया क्वेश्चन। a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 दे रखा है। a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब a एंड x आर डिसजॉइंट सेट, b एंड x आर डिसजॉइंट सेट। ये चीज हमें समझ में आ गया कि a और x डिसजॉइंट सेट है, b और x डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a एंड x आर डिसजॉइंट, ठीक है, एंड b एंड x आर आल्सो डिसजॉइंट, ठीक है। a इंटरसेक्शन x डिसजॉइंट है, b इंटरसेक्शन ये डिसजॉइंट है, तो इसमें दो कंडीशन आ सकता है। सबसे पहला कंडीशन कि a इक्वल टू b हो भी सकता है, दूसरा a इक्वल टू b नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करेगा, दो कंडीशन आ सकता है कि a इक्वल टू b हो भी सकता है, a इक्वल टू b नहीं भी हो सकता है, इस तरीके के कंडीशन आएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा चीज,
दूसरा हमें क्या बोला गया है, ए यूनियन बी, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, दूसरा हमें बोला गया है कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इफ x belongs to A union x, that means what? x belongs to either A or x belongs to either x। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x belongs to A union B union x, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x belongs to either B और x belongs to either x, ऐसा आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, दोनों को अगर हम इक्वल कर देंगे कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू, देखो सबसे पहला चीज ये तो चलो कर ही लेंगे, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू x। सबसे पहला चीज, दोनों सेट अगर सेम हो गया, ठीक है, दोनों सेट अगर सेम हो गया तो दोनों का क्या क्या चीजें सेम होगा, A यूनियन X और B यूनियन X का क्या क्या चीजें सेम होगा, कार्डिनल नंबर सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला चीज, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होगा और दोनों का क्या सेम होगा, दोनों का जो भी एलिमेंट है वो भी एलिमेंट सेम होगा। दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम हो जा रहा है, दोनों का एलिमेंट्स भी सेम हो जा रहा है। दूसरा चीज, और इंटरसेक्शन में भी इसको कुछ करने का भी जरूरत नहीं, इसको तो डायरेक्टली स्टेटमेंट में हम लोग लिख देंगे, इसको इतना सारा लिखने का भी जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, इतना सारा हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये तो पता चल जा रहा है पूरा का पूरा कि ऐसा होना ही है। ठीक है, अगर कोई चीज इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें बराबर आ रहा है तो उसका मतलब वो तभी हो सकता है जब दोनों चीजें बराबर हो, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता। एक इंटरसेक्शन बराबर आ सकता है, यूनियन बराबर नहीं आ सकता है, नहीं तो ऐसा ऐसा सिचुएशन चलेगा। अगर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें बराबर आ रहा है उसका मतलब क्या है, दोनों सेट इक्वल है, उसको कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एक्स बी, अगर सिर्फ एक कंडीशन दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल हो भी सकता है, दोनों इक्वल नहीं भी हो सकता है। बट अगर दूसरा कंडीशन भी इक्वल दे दिया जाए तो इसको क्या, इसको इतना सारा चीजें लिखने का भी जरूरत है, इसको सिंपल सा स्टेटमेंट में लिख देना है, बात खत्म, इसमें प्रूफ करने भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम यूनियन वाला दिया जाए कि ए यूनियन बी, जो क्या लिख रहा हूं, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, दैट मींस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन एक्स। सबसे पहला चीज ये पता चल गया कि दोनों का कार्डिनल नंबर जो है वो सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल सेट है। दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होने के साथ साथ दोनों का जो एलिमेंट्स होगा, इसका एलिमेंट्स अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो वो सेम चीजें क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू b यूनियन x, दोनों चीजें सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि x a यूनियन b का भी एलिमेंट होगा, x b यूनियन x का भी एलिमेंट होगा। दूसरा चीज, सेम चीजें यहाँ पे आते हैं, अगर a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x दिया गया है, ठीक है, a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x, चलिए इक्वल टू फाई दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, फाई दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको यहां पे ऐसे कर देंगे, मान लेते हैं दोनों को हम लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है, कि यहां पे हम लोग a इंटरसेक्शन x, ठीक है, ऐसा लिख दिया। चले मैं अपने मन से आंसर बना दे रहा हूं, a इंटरसेक्शन x यूनियन b यूनियन x, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, वो इक्वल टू किसका बराबर आ जाएगा, b इंटरसेक्शन x यूनियन a यूनियन b के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एस यूनियन x के बराबर आ जाएगा, x सही है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ओके। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन x यूनियन b यूनियन x ऐसा आ गया हमारे पास, और b इंटरसेक्शन x यूनियन a यूनियन x हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x फाई है, ठीक है, तो ये फाई फाई फाई, इसमें लिखना नहीं है, इसमें डायरेक्टली कर देना है, क्योंकि इसमें लिख के भी कोई फायदा नहीं होगा, आखिरकार वही आंसर आते रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू चीज है। किसी का अगर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें सही आता है तो ये ऑलरेडी ट्रू चीज है, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं
इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार कीजिएगा, बार बार वही आंसर आते जाएगा, वही आंसर आते जाएगा। अगर मैं इसको फिर भी, चलिए एक चीज सोचते हैं कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ठीक है, एक तरीका है, उस तरीके से हम लोग सोचते हैं क्या, वो तरीके से करने से कुछ अलग तरीके से, बाकी इसको स्टेटमेंट में लिख देना है। एक अलग तरीका देखते हैं क्या, उसको कुछ कर सकते हैं क्या। ऐसा मान लेते हैं, इफ a इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएगा, और a इंटरसेक्शन x इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं पहला चीज, ठीक है। पहला चीज क्या कर सकते हैं, रिवर्स फॉर्म में अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो उसको रिवर्स फॉर्म में प्रूफ कर सकते हैं। रिवर्स फॉर्म में क्या, अगर a इक्वल टू बी होता है, ठीक है, इफ हमने मान लिया कि a इक्वल टू बी है, तो उस केस में a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x ऑटोमेटिकली आ जाएगा, a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये लिख सकते हैं, रिवर्स फॉर्म में प्रूफ कर सकते हैं कि a यूनियन b लेके हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। हमने a यूनियन b ले लिया, आ गया, हमने a इक्वल टू b ले लिया और a यूनियन x b यूनियन x प्रूफ कर दिया और a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x प्रूफ कर दिया। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। तो हमने अगर ले लिया कि if a यूनियन इक्वल टू b एंड x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया हमने, x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले ली, ठीक है। तो अगर a यूनियन x करूंगा तो वो b यूनियन x के बराबर हो जाएगा, अगर a इंटरसेक्शन x करूंगा तो b इंटरसेक्शन x के बराबर हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया कि रिवर्स फॉर्म में हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि ये दोनों चीजें भी बराबर आ जाएगा। एक और चीज, यहाँ पे हमें फाई दिया गया है, तो फाई का हम कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं क्या, उस चीज को देखते हैं। या फिर एक कन्वर्स थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। कन्वर्स से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ a डज नॉट इक्वल टू b, हम ऐसा ले लेते हैं, कन्वर्स ले लेते हैं कि a और b बराबर नहीं है। अगर a और b बराबर नहीं है तो सबसे पहला चीज है, a और b बराबर अगर नहीं है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इफ a डज नॉट इक्वल टू b देन a इंटरसेक्शन x कैन बी इक्वल टू b इंटरसेक्शन x, ठीक है, ये हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, इंटरसेक्शन इक्वल हो सकता है, ठीक है, अगर a और b बराबर नहीं है तो दिस में बी पॉसिबल, ठीक है, इट में बी पॉसिबल, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर a और b बराबर नहीं है तो a यूनियन x डज नॉट इक्वल टू b यूनियन x, ये कभी नहीं हो सकता। तो हम ऐसा अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर इफ a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x एंड a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x, ये पॉसिबल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b। तो हमने कन्वर्स थ्योरम से प्रूफ कर दिया कि a अगर डज नॉट इक्वल टू b है तो a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x में भी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, बट यूनियन कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। यूनियन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों में चीजें क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये तो इंटरसेक्शन में जरूरत नहीं, यूनियन में ही हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन x, उसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू x। ये x बिलोंग्स टू अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि b और x बिलोंग्स टू x, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a इक्वल टू b हो, और तभी हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b यूनियन x, ठीक है। इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, हमने a यूनियन x ले लिया, तो किसका मतलब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू x। अगर हमें x बिलोंग्स टू b करना है, x अगर a का एलिमेंट है और अगर x बिलोंग्स टू पूरा का पूरा b का एलिमेंट करना है, तो उसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, a इक्वल टू b लेना पड़ेगा। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x, ठीक है। और ये तभी हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a इक्वल टू b हो। अगर a की जगह में हम एग्जैक्टली b पुट करेंगे, अगर x a का एलिमेंट है, अगर x b का एलिमेंट है, तो तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। आया समझ में? तो 3-4 तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, मैंने 3-4 तरीका बता दिया कि पहला इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, दूसरा कन्वर्स लेके प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा
कि हमने ए यूनियन एक्स से ही डायरेक्टली प्रूफ कर दिया। अगर कोई चीज यूनियन है तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, दूसरी चीज जरूरत नहीं है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था इसमें, और कोई डाउट? आवाज जा रहा है मेरा आप लोगों तक? Yes, sir. तो इसको किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अगला क्या, 14, फॉर सेट ए बी सी प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ए माइनस बी यूनियन सी। ये तो फिर से आप वही प्रोसेस अपनाइए ना, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जाइए। ए माइनस बी मतलब क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको एक सेट मान लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को एक सेट मान लीजिए, और उसके बाद क्या कर दीजिए, उसके बाद आप ये क्या ना बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए यूनियन ए। ठीक है, इधर आ जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाएगा, ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का लगा, हमें क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी यूनियन सी। हाँ सही तो है, तो इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, इसको भी फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आया समझ में? इसको कर लीजिएगा कि सॉल्व करके बताना पड़ेगा इस वाले को? बताइए, इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा या आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको? ट्राई कर लेंगे। हाँ, अभी इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ना, तो इसको एक बार देखिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से। नहीं होगा तो फिर हम लोग हैं डिस्कस करेंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं रहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, implies C minus B minus A is equal to A union B union A union C minus B। तो मान लेते हैं कोई भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लीजिए। उस पे ये लॉ लगा दीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया गया है, C माइनस बी माइनस ए। C माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन C माइनस बी। C माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ए यूनियन C माइनस बी। ए यूनियन C माइनस बी, हमें क्या प्रूफ करना है, कहाँ गया, हमें प्रूफ करना है, सॉरी, ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ये दिया गया है। कोई भी एक ले लेते हैं, चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए राइट हैंड साइड लिए गए, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने ऐसा ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ऑब्वियसली ए इज ए सबसेट ऑफ सी आ जाएगा, तो ए यूनियन सी कितना आएगा, ए यूनियन सी कितना निकल के आएगा, सी निकल के आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा आ गया, यहां तक क्लियर है? ठीक है, हमें बोला गया है बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोला गया, ए जो है बी का सबसेट है। अगर ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा। सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा सारा चीज आएगा। ठीक है,
तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा? ए का मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पूरा का पूरा। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो आएगा ही, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ऊपर से ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आ जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? अरे बताइए भाई। नो सर। देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा चीजों को। हमें बोला गया है ए इज ए सबसेट ऑफ क्या है? ए किसका सबसेट है? ए बी का सबसेट है, ठीक है। ए जो है वो क्या है? बी का सबसेट है। तो सबसे पहला चीज ऐसा बनाइए, ये ए होगा, ये बी होगा, ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये सब बड़ा ही आसान सा चीज है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा मतलब क्या? ये सारा चीज आएगा, ठीक है, ये सारा चीज आएगा। अब बोला गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब क्या? ये इन दोनों को यूनियन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? इन दोनों को मैं यूनियन करूंगा तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा, खुद देखिए आप लोग। ये आएगा कि नहीं? आएगा ये? यस। इसको कैसे लिख सकते हैं? अब बताइए इसको। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो आ गया, हमें इसको चेंज करके लिखना है। हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है, बी माइनस ए के फॉर्म में बनाना है। तो ये पूरा का पूरा चीज जो है उसको मैं u माइनस बी इंटरसेक्शन ए ऐसा लिख सकते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले देखिए ए माइनस बी वाला पोर्शन कितना आएगा? ये जो हमने ए माइनस बी तो पूरा का पूरा चला जाएगा, ये ए है, ठीक है, ये u माइनस बी है। हमें क्या निकालना है? b माइनस ए, ठीक है। तो b माइनस ए, इसको हमें लिखना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना है b माइनस ए, ठीक है। इसको इंटरसेक्शन में डालना पड़ेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करना है सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको हमें प्रूफ करना है सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, ठीक है। तो सही तो है, प्रूफ तो कर ही दिया हम लोगों ने, ये तो आ ही गया, ठीक है, ये तो आ ही गया, ये तो सॉल्व ही हो चुका है, ठीक है। कभी कभी हम लोग बैकवर्ड जाके भी सॉल्व कर देते हैं सारा चीजें। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे लिख दिया का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? इसको मतलब सी माइनस बी माइनस ए ऐसा लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यही चीज हमें प्रूफ करने के लिए दिया था,
सी माइनस बी माइनस ए, तो ये आ गया सी माइनस बी माइनस ए, ये LHS के बराबर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, बताइए फटाफट, बहुत लंबा क्लास हो गया आज। यस सर। मान्या, मनीष, समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करें? यस सर, आ गया। चलिए आ आज गया बहुत सर। लंबा क्लास हो गया, ठीक है, तो इसको आज यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है, 12:40-50 हो गया, ठीक है। बाकी हमारा बचा रह गया ये वाला पार्ट, आखिरी वाला पार्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये इनटू वाला ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये मतलब रिलेशन का पार्ट आ गया है, ठीक है, इसमें रिलेशन आ गया है हल्का सा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना है। इसमें कोई क्वेश्चन डाउट है इस वाले शीट में, नंबर 3 में? शीट 3 में डाउट नहीं है, बस अभी शीट 2 वाला ही जो है थोड़ा सा लास्ट का जो है बचा है। ओके, उसको सॉल्व कीजिए, कल हम लोग फिर से। यस सर, सीट 3 वाला। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप लोग आज फिर से सॉल्व कीजिए, एक दिन और समय लीजिए। आज मैंने कुछ कुछ तरीका, कुछ कुछ आइडिया बताया है किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी देखिए मेरे को क्या इसमें समझने, देखिए होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग रात भर पढ़ के आते हैं फिर सुबह आप लोग को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग क्या चीजों को डिस्कस करते हैं कि आप भी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, तो कुछ ना कुछ आंसर निकल के आता है, सबका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे को यहां तक ये दिया, मेरे को प्रूफ करने के लिए दिया गया, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमने ये लिखा, हमें ये प्रूफ करना है, और हमारे पास निकल के आया ये वाला पार्ट। तो हम सोच रहे हैं कि इसको ये तक कैसे पहुंचाएंगे वहां तक, तो हमने क्या किया, चलिए इसको तो कन्वर्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। तो C माइनस, इसका मतलब लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B माइनस A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन B माइनस A को लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A का कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A, ऐसा आ जाएगा। और ये तो हम लोग निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, बस इसका रिवर्स प्रोसेस में चला गया कि यहाँ से ये कर सकते हैं और यहाँ से ये लिख सकते हैं। आया समझ में? यस। तो हमने ये थोड़ा सा लॉजिक यूज किया, इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अच्छे से पढ़िएगा, शीट को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।